तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपना टॉपिक है शॉक। ठीक है। आज अपन जो पढ़ेंगे वो शॉक के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के शॉक होते हैं, उसके पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, वो आज अपन पढ़ेंगे। तो मेरा नाम मिस्टर अक्षय शेगुकर है। मैं एज ए नर्सिंग मैनेजर इन एजुकेशन एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। शॉक का क्या है ना, अर्ली रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा, टाइमली एक्शन भी उसको मिल जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ये फॉर बेटर सर्वाइवल के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है। तो शॉक अर्ली रिकॉग्नाइज होना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो शॉक क्या है? तो शॉक एक जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी है। क्या है शॉक? तो लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें क्या होता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होती है वो फेल हो जाती है। किसके लिए फेल हो जाती है? तो ऑक्सीजनेट एंड न्यूट्रिशन, एडुकेट अमाउंट में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है। तो क्या है शॉक? शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें क्या होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसका काम है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, वो प्रॉपरली ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाती। किसको? तो बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन को। तो वहां पे क्या होता है, सिस्टम फेल हो जाता है। उस सिस्टम फेल और उस इमरजेंसी को क्या करते हैं? शॉक। इससे क्या होता है कि सेलुलर हाइपोक्सिया पेशेंट को हो सकता है, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन। देन ऑर्गन डिसफंक्शन, जो ऑर्गन का काम है, वो फंक्शन है, वो प्रॉपरली नहीं कर सकता। देन उसके बाद क्या होता है, ये अनट्रीट है। इफ इसको ट्रीट प्रॉपरली नहीं किया तो पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेल्यूअर में भी पेशेंट जा सकता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए शॉक को क्या बोलता है? एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल इमरजेंसी है। तो नॉर्मल टिश्यू परफ्यूजन कैसे होता है? तो एडिक्वेट टिश्यू परफॉर्मेंस डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो कार्डियक आउटपुट के ऊपर डिपेंड होता है। ब्लड के वॉल्यूम, बॉडी में कितने ब्लड है उसके ऊपर भी पेशेंट डिपेंड होता है। देन वॉस्कुलर टोन कैसी है उसके ऊपर भी परफ्यूजन डिपेंड होता है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कितना है ब्लड में उसके ऊपर। तो कार्डियक आउटपुट कैसे निकाला जाता है? तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वैल्यू। ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल आपका टिश्यू परफ्यूजन। देन शॉक की पैथोफिजियोलॉजी जानते हैं अपन। तो शॉक डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग सीक्वेंस: रिड्यूस्ड टिश्यू परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन जो है वो कम तो नहीं हो गया है, ठीक है, इसके कारण भी पेशेंट को शॉक लग सकता है। डिक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी टू सेल, सेल को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन तो नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण पेशेंट हाइपोक्सिया में जा रहा है। ये भी कंडीशन पेशेंट की हो सकती है। देन स्विच फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो एनारोबिक एरोबिक के हिसाब से चलता है, तो हो सकता है वो एरोबिक टू एनारोबिक शिफ्ट हुआ या लैक्टिक एसिड ज्यादा ही प्रोडक्शन हो चुका हो सकता है बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, या सेल्यूलर डिसफंक्शन भी हो सकता है, या ऑर्गन फेल्यूअर में भी जा सकता है, और पेशेंट डेथ भी हो सकता है पेशेंट को अनट्रीटेड है तो। देन सम स्टेजेस है, कुछ स्टेजेस है इसके शॉक के, तो अपन एक एक स्टेज जानते हैं। तो सबसे पहला स्टेज है इनिशियल स्टेज। शॉक आने के पहले कुछ इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। वो क्या क्या है वो देख लीजिए। तो पहला है इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में क्या होता है? स्लाइटली रिडक्शन इन टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू में क्या होता है? स्लाइटली रिड्यूस हो जाता है टिश्यू का परफ्यूजन धीरे धीरे। देन एनारोबिक मेटाबॉलिज्म बिगिंस, जो एरोबिक चल रहा था उसके बाद एनारोबिक मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। देन इंक्रीज लैक्टेट प्रोडक्शन, जो लैक्टेट एसिड बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसका प्रोडक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और नो ऑब्वियस क्लिनिकल साइन, इसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। देन सेकंड स्टेज है कॉम्पेंसेटरी स्टेज। कॉम्पेंसेटरी स्टेज, इसमें क्या होता है
कि बॉडी एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म, जैसे कि सिम्टोमेटिक न्यूरस सिस्टम एक्टिवेट हो जाती है तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को टकीकार्डिया होने लगता है, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है, देन पेरिफेरल वासोकॉन्स्ट्रिक्शन भी हो जाता है। ठीक है, ये साइन एंड सिम्टम्स आपको सेकंड स्टेज में मिलता है। देन रेनिन एंजियोस्टिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, दिस इज रास, इसमें सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होने लगेगा, बॉडी में क्या हो गया, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होने लगेगा। देन ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम, क्योंकि सोडियम वाटर रिटेंशन होने लगेगा उसके कारण ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। देन एडीएच, दैट इज एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, तो वाटर कंजप्शन करना चालू करेगा। देन क्लिनिकल फीचर, इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखेंगे, तो पेशेंट को एंजाइटी होने लगेगी, रेस्टलेसनेस फील करेगा, पेशेंट रेस्टलेसनेस फील करेगा, टकीकार्डिया दिखेगा, टकीपनिया होगा, कोल्ड स्किन जो है पूरी ठंड होने लगेगी, कैपिलरी रिफिल जल्दी नहीं होगा, डिले होगा, और माइल्ड हाइपोटेंशन में भी पेशेंट जा सकता है। ये साइन एंड सिम्टम्स आपको सेकंड स्टेज में मिलेगा। देन जो थर्ड स्टेज होता है वो होता है प्रोग्रेसिव स्टेज। कौन सा होता है, प्रोग्रेसिव स्टेज। तो इसमें क्या फाइंडिंग्स मिलती है आपको, सीवियर हाइपोटेंशन, पेशेंट आपका सीवियर हाइपोटेंशन में है। देन रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट जो है पेशेंट का वो कम हो चुका है। देन अल्टरनेट मेंटल स्टेटस, जो मेंटल स्टेटस है उसका वो अल्टर्ड हो चुका है। देन ओलिगोयूरिया, यूरिन आउटपुट बहुत कम आ रहा है। देन मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी गया है। देन उसके बाद पेशेंट पल्स जो है बहुत ही वीक है, धीमे 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 पल्स वो आ रही है। देन पेशेंट साइनोसिस में भी है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स से फाइंडिंग आपको थर्ड स्टेज में मिलती है। ये फाइंडिंग्स आपको मिल रही, तो इसका मतलब आपका पेशेंट थर्ड स्टेज शॉक में आपका पेशेंट है। देन जो फोर्थ स्टेज होती है वो रिफ्लेक्टरी और इनवर्सिबल स्टेजेस होती है। इसमें क्या होता है कि ऑर्गन जो होते हैं वो परमानेंट डैमेज होते हैं, जिसमें कि मल्टी ऑर्गन फेल्यूर फाइंडिंग्स आपको मिलती है। पेशेंट के बॉडी में बहुत सीवियर एसिडोसिस हो जाती है, अनरिस्पॉन्सिव हाइपोटेंशन भी पेशेंट को हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट भी पेशेंट को हो सकता है, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ये आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे फोर्थ स्टेज में। तो टोटल कितने स्टेज है, फोर्थ स्टेज। पहला स्टेज है आपका इनिशियल स्टेज, दूसरा है आपका कॉम्पेंसेटरी स्टेज, थर्ड है आपका प्रोग्रेसिव स्टेज, और फोर्थ है आपका रिफ्रैक्टिव और इरिवर्सिबल स्टेज। ये हो गया आपके अपन स्टेजेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट मूव टू द टॉपिक, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेजेस, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ शॉक। तो शॉक के मेजर 4 टाइप्स होते हैं, इसमें भी सब टाइप्स है, बस मोस्टली जो होते हैं वो 4 टाइप होते हैं। एक होता है हाइपोवैल्यूमिक शॉक, एक होता है कार्डियोजेनिक शॉक, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, और एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। टोटल 4 टाइप ऑफ शॉक होते हैं। तो सबसे पहला शॉक है हाइपोवैल्यूमिक शॉक। क्या है, हाइपोवैल्यूमिक शॉक। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू लॉस ऑफ सर्कुलेटरी ब्लड वैल्यूम, इसमें ब्लड वैल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण पेशेंट हाइपोवैल्यूमिक में चला जाता है। वैल्यूम मतलब बॉडी के अंदर का जो भी प्रोडक्ट है, ब्लड प्रोडक्ट, उसको कम हो जाता है। देन इसके कॉजेस क्या है हाइपोवैल्यूमिक शॉक के, तो एक होता है हेमरेजेनिक और एक होता है नॉन हेमरेजेनिक। तो हेमरेजेनिक है कि ट्रॉमा हो रहा है, सारा ब्लड तो लॉस नहीं हो गया जिसके कारण पेशेंट को एक कंडीशन आ गई, या पेशेंट को जीआई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या हो सकता है पेशेंट को सर्जरी हुई हो, या ऑब्स्ट्रक्टिव कोई हेमरेज हुआ हो। ये जो 4 हेमरोजेनिक कॉजेस है, इसके वजह से भी पेशेंट हाइपोवैल्यूमिक शॉक में जा सकता है। या हो सकता है नॉन हेमरोजेनिक कॉजेस हो, जिसके के फीवर, डिहाइड्रेशन बॉडी में है, पेशेंट की स्किन बर्न हो चुकी है, या पेशेंट को बहुत सारा वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया है और एक्सेसिव स्वेटिंग है, जिसके कारण वॉल्यूम बॉडी का लॉस हो रहा है,
तो भी पेशेंट, इस कंडीशन में भी पेशेंट हाइपोवैल्यूमिक शॉक में जा सकता है। तो इसमें आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं? तो सबसे पहले टकीकार्डिया पेशेंट को होता है, देन पेशेंट हाइपोटेंशन में जाता है, बीपी कम हो जाता है, देन हार्ट रेट पेशेंट का बढ़ जाता है, देन पेशेंट की जो स्किन होती है वो पूरी ठंडी और कोल्ड हो जाती है, पेशेंट को बार बार थर्स्ट लगता है, देन यूरिन आउटपुट भी पेशेंट का कम हो जाता है, पेशेंट की जो पल्स होती है वो पूरी वीक हो जाती है और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस लेवल भी पेशेंट का थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। ये साइन एंड सिम्टम्स आपको हाइपोवैल्यूमिक शॉक में मिलते हैं। देन इसका क्या, पेशेंट हाइपोवैल्यूमिक शॉक में चला गया तो क्या इसका मैनेजमेंट करना है? तो जो ब्लीडिंग जहाँ से हो गई हो वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, देन 2 लार्ज बोर आईवी कैनुलेस पेशेंट को लगाना है, रैपिड आईवी क्रिस्टलाइट्स आपको कंटिन्यूस पेशेंट को लगाना है, पेशेंट को ब्लड लॉस हो गया है, पेशेंट का एज भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है तो आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट को देना है, देन पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देना है, यूरिन आउटपुट पेशेंट का मॉनिटर करना है, देन आइडेंटिफाई करना है कॉजेस एंड उसको ट्रीट करना है हाइपोवैल्यूमिक शॉक में। ये हो गया अपना हाइपोवैल्यूमिक शॉक। दूसरा आता है कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है कि हार्ट फेल्स टू पंप सफिशिएंट ब्लड। इसमें क्या होता है, जो अपना हार्ट होता है वो क्या करता है, वो फेल हो जाता है कि इन सफिशिएंट, मतलब जितना ब्लड अपन को चाहिए उतने हिसाब से ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता पेशेंट, ठीक है, पंप नहीं कर पाता, तो इसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। इसका कारण हो सकता है कि एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन पेशेंट को हो चुका हो या सीवियर पेशेंट हार्ट फेलियर में हो, देन कार्डियो मायोपैथी पेशेंट को हो या अरिथमियाज है या वेस्कुलर हार्ट डिसीज है, ये कोई कंडीशन है तो इसमें पेशेंट जो है, पेशेंट का हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पाता तो पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जाता है। तो इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखने को मिलते हैं? तो हो सकता है इसमें चेस्ट पेन मिले, चेस्ट पेन हो सकता है, या पल्मोनरी इडेमा भी पेशेंट जा सकता है, जुगुलर वेन प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, देन पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाएगा, पेशेंट टकीकार्डिया में जाएगा, हार्ट रेट पेशेंट का बढ़ जाएगा, पूरी एक्सट्रीमिटी जो है वो पूरी कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी और पेशेंट साइनोसिस में चला जाएगा, पेशेंट साइनोसिस हो जाएगा, मतलब वहाँ ब्लूइश कलर की पूरी बॉडी उसका पड़ जाएगी। देन इसका क्या मैनेजमेंट करना चाहिए? तो इसमें पेशेंट को ऑक्सीजन लगाना चाहिए, पेशेंट की ईसीजी है वो मॉनिटरिंग करनी चाहिए, इफ नीडेड है तो पेशेंट को वासोप्रेशर लगाना है, देन पेशेंट को आइनोट्रॉप्स देना है जैसे कि डोबुटामाइन लगाना है इन्फ्यूजन, डायरेटिक्स पल्मोनरी एडिमा पेशेंट को है तो पेशेंट को डायरेटिक्स लगाने हैं, देन व्हेन इंडिकेटेड पीसीआई परमानेंट पेसमेकर, पीसीआई अदरवाइज सीएबीजी व्हेन इंडिकेटेड, और मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट इफ रिक्वायर्ड है तो आपको देना है। थर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक बाय मैसिव हेसोडाइलेशन कॉजिंग इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन डिपॉजिट और नॉर्मल ब्लड वैल्यू। तो इसमें 3 टाइप्स है, जैसे कि पहला है सेप्टिक शॉक, एनाफिलैक्टिक शॉक का, ठीक है। तो सबसे पहला जानेंगे अपन सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक क्या होता है, तो सीवियर इन्फेक्शन कॉजिंग सिस्टेमिक इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर जिसके कारण सिस्टम अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, ठीक है, और इन्फेक्शन भी जहाँ हो जाता है इंफ्लामेटरी वहां पे भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है, ठीक है। देन इसके क्या कॉजेस है, ऑर्गेनिज्म तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और फंगस इन्फेक्शन है तो भी पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा सकता है, ठीक है। देन इसके क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, तो पेशेंट को बुखार आ जाता है, पेशेंट वार्म प्लस स्किन अर्ली, देन पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा, पेशेंट को टकीकार्डिया होने लगेगा, पेशेंट कंफ्यूजन माइंड में रहेगा और लैक्टेट जो है वो बढ़ जाएगा। ये साइन एंड सिम्टम्स आपको सेप्टिक शॉक में मिलेंगे।
तो आपको क्या मैनेजमेंट करना है, तो इसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक विद इन 1 आवर्स के अंदर आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पेशेंट को देना है, आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को लगाना है, देन ब्लड कल्चर बिफोर एंटीबायोटिक फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल है, कम ज़्यादा फीवर हो रहा है या साइनम सिम्टम्स आपके कम ज़्यादा हो रहा है तो आप ब्लड कल्चर भेजिए बिफोर एंटीबायोटिक्स लगाने के पहले दिन। वैसोप्रेसर दैट इज नॉरिफिनेफ्रिन, सोअस कंट्रोल और ऑक्सीजनेशन पेशेंट को लगा सकते हैं। देन सेकंड है एनाफिलैक्टिक शॉक। इसमें क्या होता है, सीवियर टाइप का क्या हो जाता है, सीवियर टाइप की एलर्जी पेशेंट को हो जाती है, ठीक है। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, इसके कारण पेशेंट एनाफिलैक्टिक शॉक में चला जाता है, जिसमें कि ट्राइगर्स हो सकता है ड्रग, फूड्स, इंसेक्ट सिटिंग्स और लेटेक्स की वजह से हो। देन इसमें क्या साइनम सिम्टम्स आपको दिखने को मिलता है, तो एयरवे स्वेलिंग, एयरवे में पूरा स्वेलिंग आ जाएगा, स्नीजिंग हो जाएगा, यूरिकारिया हो जाएगा, पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाएगा और ऑडिगो ईडिमा में भी पेशेंट जा सकता है। देन इसके लिए क्या करता है, तो तुरंत आईएम एड्रेनालिन या इफिनेफ्रिन इमीडिएटली आपको देना चाहिए। देन एयरवे पेशेंट का मैनेजमेंट करना चाहिए। देन पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई लेना है, पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स लगाना है, एंटीहिस्टामिन्स ड्रग देना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पेशेंट को देना है और ब्रोंकोडायलेटर्स भी पेशेंट को आपको देना है। ये मैनेजमेंट करना है आपको एनाफिलैक्टिक शॉक में। देन थर्ड आता है न्यूरोजेनिक शॉक। ये डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के टाइप्स है। थर्ड है आपका न्यूरोजेनिक शॉक। तो ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड यूजिंग लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन। सिंपैथेटिक टोन की वजह से आपके स्पाइनल कॉर्ड में इंजुरी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें फीचर्स आते हैं जैसे कि हाइपोटेंशन, देन ब्रेडिकार्डिया, आपको साइनम सिम्टम्स पेशेंट को मिलेंगे, क्या क्या, पेशेंट हाइपोटेंशन में है, पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, पेशेंट की स्किन पूरी गर्म हो चुकी है, पेशेंट हाइपोथर्मिया में भी है। ये आपको साइनम सिम्टम्स मिलेंगे न्यूरोजेनिक शॉक में। देन इसका क्या मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, तो सर्वाइकल स्पाइन स्टेबलाइजेशन, देन उसमें आप आईवी फ्लूइड्स पेशेंट को लगाना है, देन पेशेंट को वैसोप्रेसर भी लगाना है, एट्रोपिन, ब्रेडिकार्डिया में पेशेंट जा रहा है तो पेशेंट को एट्रोपिन देना है और टेम्परेचर को पेशेंट को मॉनिटरिंग करना है। यह आपका मैनेजमेंट रहेगा न्यूरोजेनिक शॉक में। देन फोर्थ है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक इज अ मैकेनिकल ब्लड फ्लो, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो में क्या होता है, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, उसके कारण पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में चला जाता है। हो सकता है पेशेंट को कार्डियक टम्पोनेंट हो या मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म पेशेंट में हो, या हो सकता है टेंशन न्यूमोथोरैक्स पेशेंट को है, इसके कारण ब्लड फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन में आ जाएगा, तो पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन में चला जाएगा। तो इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो पहला साइन आपको दिखने को मिलेगा कि पेशेंट आपका हाइपोटेंशन में है। देन दूसरा साइन मिलेगा कि डिस्टेंडेड नेक वेन, ठीक है। देन पेशेंट टकीकार्डिया में जा रहा है। देन प्योर परफ्यूजन पेशेंट में है। तो ये आपको साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट में दिख जाएगा। तो इसका क्या मैनेजमेंट करना है, तो ट्रीट अंडरलाइन कॉजेज, जो कॉजेज है उसको अंडरलाइन ट्रीट करना है, जैसे कि नीडल डिस्कम्प्रेशन, डिकम्प्रेशन, टेंशन न्यूमोनिया, न्यूमोथोरैक्स है तो नीडल डिकम्प्रेशन करना है। देन कार्डियक टेम्पोनेंट है तो कार्डियोपेरिटोनेसिस करना है, और थ्रोम्बोलिसिस और एम्बोलिक्टोमी है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। ये मैनेजमेंट आपको ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में करना है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको क्या क्या मिलता है ओवरऑल शॉक का, तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में आपको पेशेंट एंजाइटी में जा सकता है, पेशेंट रेस्टलेसनेस भी हो सकता है, पेशेंट कंफ्यूजन में है और कॉन्शियस लेवल डिक्रीज हो सकता है। ये साइन एंड सिम्टम्स आपको न्यूरोलॉजिकल में मिलेंगे। देन रीनल में क्या मिलेंगे, तो ओलिगोयूरिया, ठीक है, यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाएगा। स्किन में आपकी हो सकती है, स्किन मोस्ट टाइप में आपकी जो स्किन है वो आपकी ठंडी रहेगी, कोल्ड रहेगी। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में पेशेंट की स्किन जो रहेगी वो गर्म रहेगी, ठीक है, क्योंकि अंदर से इंफेक्शन है पेशेंट। देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में क्या होगा कि पेशेंट को नोजिया हो सकता है,
पेशेंट को वोमिटिंग आ सकती है, वॉवेल साउंड पेशेंट का कम हो सकता है, रिड्यूस हो जाएगा। देन कार्डियोवास्कुलर शॉक में कार्डियोवास्कुलर में क्या होगा, तो कार्डियोवास्कुलर में पेशेंट टकीकार्डिया में जा सकता है, पेशेंट हाइपोटेंशन में भी जा सकता है, हो सकता है पेशेंट को वीक पल्स फील हो रही हो और न्यूरो पल्स प्रेशर हो, प्रेशर जो पल्स का प्रेशर हो पूरा नैरो हो चुका हो, ये हो सकता है कार्डियोवास्कुलर में। और रेस्पिरेटरी में पेशेंट को टकीपनिया, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, डिस्पनिया भी और हाइपोक्सिया भी पेशेंट को हो सकता है। देन अपन को क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो लेबोरेटरी टेस्ट में आपको सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस, सीरम लैक्टेट, इलेक्ट्रोलाइट्स, रेनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, कोगुलेशन प्रोफाइल और ब्लड कल्चर, ठीक है, ये आपको ब्लड टेस्ट में करना है। देन इमेजिंग में क्या करना है, चेस्ट एक्सरे करना है, ईसीजी करना है, कार्डियो इकोकार्डियोग्राफी करना है, सीटी स्कैन व्हेन इंडिकेटेड है तो सीटी स्कैन करना है, और फास्ट ट्रोमा इन अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड भी आप कर सकते हैं। देन शॉक का मैनेजमेंट कैसा है एबीसीडी अप्रोच के हिसाब से, तो ए मतलब एयरवे, सबसे पहले एयरवे देखेंगे, इंश्योर एयरवे पैटर्न से पेशेंट को है या नहीं है वो इंश्योर करेंगे। देन रिक्वायर है तो पेशेंट को इंटूबेशन। देन बी है ब्रीदिंग, तो इसको हाई फ्लो मास्क ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। देन मैकेनिकल वेंटिलेशन इंडिकेटेड है, इफ इंडिकेटेड है तो मैकेनिकल वेंटिलेशन में पेशेंट को रखेंगे। देन सर्कुलेटरी में क्या करेंगे, सी में सर्कुलेशन, इसमें लेके 2 लार्ज बोर आईवी कैनुलस और आईवी क्रिस्टलाइट्स आप पेशेंट को एडवाइस करोगे। देन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इफ हेमोरोजेनिक है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन दोगे। वैसोप्रेशन, इफ प्रेसिस्टेंट हाइपोटेंशन में पेशेंट है तो वैसोप्रेसर लगाओगे। आइनर्स ऑफ कार्डियोजेनिक है तो आइनर्ट्रोप्स दोगे। देन डी मतलब डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी आप ग्लासगो स्केल या रास्केल असेस करेंगे। देन उसके बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल पेशेंट का चेक करोगे। देन न्यूरोलॉजिकल स्टेटस पेशेंट का मॉनिटर करोगे। देन ई एक्सपोजर में फुल बॉडी एग्जामिनेशन करोगे और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करोगे, ठीक है, ये एक्सपोजर। देन मेडिकेशन का क्या, कौन कौन से मेडिकेशन का यूज करोगे, जैसे क्रिस्टलॉइड में आप नॉर्मल सलाइन अदरवाइज रिंगल लैक्टेट का यूज कर सकते हैं। देन ब्लड प्रोडक्ट आपको लगाना है। देन नॉरइपिनेफ्रिन फर्स्ट लाइन वासोप्रेसर, इफ सेप्टिक शॉक में पेशेंट है तो नॉरइपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन एनाफिलैक्सिक शॉक है तो डोबुटामाइन कार्डियोजेनिक शॉक विद लो कार्डियक आउटपुट पेशेंट का है, पेशेंट का आउटपुट नहीं आ रहा है, पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है तो डोबुटामाइन देना है। देन वासोप्रेसिन एडजस्ट विद रिफ्लेक्टिक सेप्टिक शॉक। देन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड सस्पेक्टेड सिलेक्टेड केसेस में आपको मेडिसिन देना है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ वाइटल साइंस का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना है। देन ईसीजी भी पेशेंट का मॉनिटर करना है। देन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करना है, मेंटेन आईवी एक्सेस। देन उसके बाद स्ट्रिक्ट इनटेक एंड आउटपुट चार्टिंग स्ट्रिक्ट रखना है, क्योंकि यूरिन आउटपुट अपन को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मॉनिटर यूरिन आउटपुट आर्ली आपको यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है। पेशेंट की स्किन परफ्यूजन है या कैपिलरी रिफिल के लिए असेस करना है। देन जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब बोला है डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब मेडिसिन प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेट करना है। देन लेबोरेटरी वैल्यूज आपको मॉनिटर करना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है पेशेंट एंड फैमिलीज को। देन प्रिवेंट प्रेशर इंजुरीज को प्रिवेंट करना है, जैसे ब्रेड सोर ना हो। देन मेंटेन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस एंड एजुकेट फैमिली रिगार्डिंग द पेशेंट की कंडीशन, आपको नर्सिंग मैनेजमेंट में करना है। देन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो एक्यूट किडनी इंजुरी पेशेंट को हो सकती है, पेशेंट EKI में जा सकता है। देन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जैसे पेशेंट ARDS में भी जा सकता है। देन डिसेंसमेंट इंट्रावेनस कोगुलेशन DIC में भी पेशेंट हो सकता है। लीवर फेल्यूर में भी पेशेंट जा सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट भी पेशेंट को आ सकता है, या मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम MODS भी पेशेंट को हो सकता है। और लास्ट में पेशेंट की अनट्रीटेड है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, सीवियर कंडीशन में शॉक हो तो पेशेंट डेथ में भी जा सकता है। देन इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अर्ली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेप्सिस, ठीक है। देन promote the control of bleeding, then adequate hydration, timely treat of इन्फेक्शन बॉडी में है तो उसको टाइमली ट्रीट करना है, बॉडी को एडुकेट अमाउंट में हाइड्रेशन भी रखना है। देन कार्डियक डिसीज है तो उसको मैनेजमेंट भी करना है।
इफ नॉन एलर्जी है सस्पेक्चुअल पेशेंट तो उसको भी प्रिवेंट करना है और सेफ ट्रॉमा केयर भी करना है। देन की पॉइंट्स क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो समराइज दिस टॉपिक। तो शॉक जो है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है, रिक्वायर्ड इमीडिएट रिकॉग्नाइजेशन एंड ट्रीटमेंट। इसमें तुरंत ट्रीटमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज पेशेंट इज गोइंग टू डेथ। अर्ली इंटरवेंशन इम्प्रूव फॉर द सर्वाइवल, अपन जितना जल्दी अपन अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे उतना जल्दी वो पेशेंट सर्वाइवल में जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ शॉक बिकॉज द ट्रीटमेंट इज डिफर बाय कॉजेस, आपको शॉक का टाइप्स भी आइडेंटिफाई करना है। क्यों? क्योंकि ट्रीटमेंट एंड कॉजेस अलग अलग होते हैं। देन उसके बाद द मेंटेन एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन विल ट्रीटिंग अंडरलाइन कंडीशन, आपको एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन मेंटेन करना है। देन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट इसेंशियल फॉर प्रिवेंट ऑर्गन फेलियर, पेशेंट ऑर्गन फेलियर में ना जाए इसके लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट आपको करते रहना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल टॉपिक। ऐसी टॉपिक बने रहने के लिए आप अक्षी से ऊपर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए एंड पूरा वीडियो वॉच करिए। थैंक यू सो मच।